हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द वाइट बुक चैनल पे, जहां आज की वीडियो में हम द्विघात समीकरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने वाले हैं जो पिछले बोर्ड एग्जाम में आए थे। तो आगे के बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा आपको बहुत अच्छे से। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो द्विघात समीकरण है और उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए थे उन्हीं के सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन आपको दिखाई देगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 81 जो है, यदि पी एक्स बराबर एक्स की घात 4 माइनस 5x प्लस 6 और क्यू एक्स बराबर 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो पी एक्स बटा क्यू एक्स का घात क्या होगा। देखो, बहुपद का जो घात होता है ना, पहले समझ लो, पहले लिख लेता हूँ क्वेश्चन, अच्छे से समझ में आएगा आपको। पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स की घात 4 माइनस 5x प्लस 6 और क्यू एक्स बराबर दिया हुआ है 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बना के आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो यही आपके सामने रख देगा, सिर्फ ये बोलेगा कि बताओ इस बहुपद का घात क्या है। बहुपद का तो घात होता है, आप इसमें देखो चर पद जो है हमारा एक्स जो है, इसकी अधिकतम घात क्या है, इसकी अधिकतम घात 4 है। इसका मतलब इस वाले बहुपद पी एक्स की जो घात होगी वो 4 हो जाएगी। इसमें आप देखो, इसमें घात कितना है, 2। अगर 2 से ज्यादा अलग, इसी के बगल में हम 3x³ लिख देते, इस समय इसका घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जो सबसे अधिक घात रहता है वही हमारा बहुपद का घात होता है। तो इस केस में इसका जो घात हो जाएगा इस वाले बहुपद का, वो 2 हो जाएगा, इस वाले बहुपद का 4 हो गया। अब यही चीज आपसे क्वेश्चन और पूछ सकता है कि पी एक्स और क्यू एक्स का गुना कर दिया और आप बोलेगा कि अब जो बना है उसका घात बनाओ। तो उस केस में आपको पूरा का पूरा गुना नहीं करना है, आपको देखना है कि सबसे अधिक वाला यहाँ पे एक्स की घात 4 है, यहाँ पे सबसे अधिक वाला एक्स की घात 2 है, तो दोनों का गुना करने के बाद हमें मिलेगा एक्स की घात 6। तो आप सिर्फ इसका गुना करके निकाल सकते हो कि बहुपद, इन दोनों का गुना करने के बाद जो बहुपद आएगा उसकी जो घात होगी वो 6 होगी। और यहाँ पे हमसे जो पूछा गया इस प्रश्न में, वहां पे भाग करने के लिए बोला गया कि पी एक्स बटा क्यू एक्स अगर कुछ हो, पी एक्स बटा क्यू एक्स अगर कुछ हो, तो इसके बाद जो बहुपद बनेगा उसकी घात क्या होगी। तो उसके लिए भी हमें पूरा का पूरा भाग नहीं देना है, हमें सिर्फ अधिकतम घात वाला 4 है, एक्स की घात 4 रखेंगे थोड़ा सा, उसके बाद ये बराबर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बराबर नहीं है, हम बस सॉल्व कर रहे हैं अपना। बटा में एक्स की घात 2 रखेंगे, कटेगा तो ये एक्स की घात 2 बचेगा, इसलिए इस वाले इसका भाग देने के बाद जो बहुपद आएगा उस बहुपद की जो घात होगी वो 2 होगी। और 2 हमारे किसी ऑप्शन में है कि नहीं है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए पे हम टिक करेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, तो हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण जो आपको इस रूप में मिल जाए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस रूप में जो मिल जाए वो आपका द्विघात समीकरण है। बाकी कोई द्विघात समीकरण नहीं है जहाँ पे a, b और c का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन x² और x इस तरह से आपको मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखो पहला ऑप्शन को देखो, पहला ऑप्शन है हमारा x² माइनस 3 रूट x प्लस 2 बराबर 0। इसमें x² तो हमें मिल रहा है लेकिन x नहीं मिल रहा है, x की जगह पे ये रूट वाला है, तो ये जो है हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। बढ़ेंगे आगे, दूसरे ऑप्शन पे यहाँ पे है x प्लस 1 बटा x बराबर x²। अब इसको भी थोड़ा अच्छे से जब ब्रेक करते हैं तो हमें मिलता है x² प्लस 1 बटा x बराबर x²। और इसको और अच्छे से जब तिर्यक गुना करते हैं तो हमें मिलता है x² प्लस 1 बराबर x की घात 3। x की घात 3 आ गई है, द्विघात समीकरण में हमेशा x की घात एकदम 2 ही होती है। ठीक है, ऐसे 4 भी हो जाती है कभी कभी, लेकिन उस केस की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे x की घात 3 आ गई है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। इसको और अच्छे से ब्रेक करो और अच्छे से बढ़ाओगे आगे तो आपको इस तरह से मिलेगा x³ माइनस x² माइनस 1 बराबर 0, जो कि स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है इस रूप में नहीं आया हुआ है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। बढ़ते हैं आगे, बाकी के 2 ऑप्शन भी देख लेते हैं। बाकी हमारा ऑप्शन नंबर सी, x² प्लस 1 बटा x² बराबर 5, क्या ये एक द्विघात समीकरण है। चलो करते हैं, x की घात 4 प्लस 1 बटा x², x² गुना होकर उधर ही चला जाएगा तो मिलेगा 5x²। ये आगे हो गया x की घात 4 माइनस 5x² प्लस 1 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, तो हाँ ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में तो है। अब यहाँ पे स्क्वायर नहीं है लेकिन हम इसको बना सकते हैं स्क्वायर। जैसे मान लो, हम मान ले कुछ देर के लिए कि x² बराबर y मान लेते हैं अगर हम कुछ देर के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा y² माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0।
और अब देखो तो ये x की जगह पे बस y रखा हुआ है, बाकी तो द्विघात समीकरण के रूप में आ गया ना। तो हाँ, ये हमारा द्विघात समीकरण है, लेकिन अभी हम टिक नहीं करेंगे, हम लास्ट वाले को भी देख लेते हैं, उसके बाद टिक करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शन डी भी देख लो एक बार थोड़ा सा, क्या है ये लिखा है 2x² माइनस 5x बराबर x माइनस 1 का स्क्वायर। चलो इसको हल करके देखते हैं। 2x² माइनस 5x बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो हमें मिलेगा x², ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ें। माइनस 5x है, ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो 5x में 2x जोड़ेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 3x, और ये इधर आके माइनस 1 बराबर 0। तो ये जो है ये भी हमारा द्विघात समीकरण के रूप में आया, x² माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब ध्यान देना, हमारा जो ऑप्शन सी था जिसको मैंने बोला था कि करेक्ट आंसर है, और ऑप्शन डी भी है जो करेक्ट आंसर है, द्विघात समीकरण की बात कर रहा है, तो यहाँ पे इस रूप में ये ऑटोमेटिक इसी रूप में आया है ना, x² माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0, जिसमें एक x² और एक x है, x² और x है, और वो वाला जो था वो ऐसे नहीं था, उसको हमने बनाया था उस रूप में। तो इस वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर माना जाएगा, कंसिडर किया जाएगा, वो ऑप्शन डी होगा। उसको द्विघात समीकरण उस तरह का क्वेश्चन जो है ना, जो ऑप्शन सी में हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, वो हम बनाते हैं सॉल्यूशन करने के लिए। कई बार कोई कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प हो जाता है उस तरह से बनाने से, लेकिन ये ऑटोमेटिक इसी तरीके से है, इसलिए द्विघात समीकरण ये सही होगा, ऑप्शन डी पे हम टिक करेंगे। और अब बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 83। यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 2 है तो k का मान क्या होगा। द्विघात समीकरण दिया हुआ है x² प्लस 2 की x प्लस 4 बराबर 0। इसके एक मूल जो है, मूल को हम अल्फा बीटा से डिनोट करते हैं, तो अल्फा बराबर दिया हुआ है, बीटा हमें मालूम नहीं है, तो k का मान क्या होगा। देखो द्विघात समीकरण जब इस तरह से रहे तो द्विघात समीकरण के मूलों का गुणन, द्विघात समीकरण के मूलों का गुणन, जिसको हम अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, वो होता है हमारा अचर पद बटा x² का गुणांक, x² का गुणांक। कुछ लोगों ने फॉर्मूला याद किया होगा, तो उसको हम इस तरह से भी कहते हैं c/a, ठीक है। अब c क्या है, a क्या है, तो उससे अच्छा आप अचर पद देखो। अचर पद इसमें क्या होगा, x² आ गया तो x तो चर होता है, x इसमें भी आ गया तो ये भी चर है, ये अचर है, तो अचर पद यानी कि 4/a यानी कि x² का गुणांक। a किसको कहते हैं, x² के गुणांक को। तो x² का गुणांक, यहाँ पे x² तो है, इसका गुणांक किससे, गुना किससे हो रहा है, x² का किसी से नहीं, 1 से हो रहा है, तो 1। तो मूलों का जो गुणन है वो होता है अचर पद बटा x² का गुणांक, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया 4। अल्फा हमारा 2 है और बीटा हमारा मालूम नहीं है, तो 2 गुने बीटा बराबर 4 है, तो बीटा बराबर हो जाएगा 4/2, जो कि आ जाएगा 2, यानी बीटा का वैल्यू आ गया 2। अब बीटा का वैल्यू 2 तो आ गया, लेकिन हमें बीटा का तो वैल्यू पता ही नहीं करना है, हमें वैल्यू किसका पता करना है, k का। तो k का वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो जैसे हमने मूलों का गुणन किया, अब हम करेंगे मूलों का योग। तो मूलों का योग क्या होता है भाई, मूलों का योग। अब मूलों के गुणन के लिए अचर पद बटा x² का गुणांक लिखा है, मूलों के योग के लिए x का गुणांक लिखते हैं, माइनस में x का गुणांक, माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक, इसको लिखते हैं हम इस तरह से -b/a, ठीक है। अब आगे बढ़ ले थोड़ा सा, क्योंकि मूलों के योग को तो हम लोग फिर अल्फा प्लस बीटा ना कहेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जो है वो आना चाहिए हमारा माइनस में x का गुणांक। x का गुणांक कहाँ है, x ये रहा, इसका गुणांक किससे हो रहा है, 2k से, और माइनस में लिखना है तो माइनस में 2k बटा में x² का गुणांक, तो x² ये है, इसका गुणांक क्या है, इसका गुणांक तो 1 है, तो 1 रहेगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, चूंकि अल्फा 2 है, बीटा भी 2 आ चुका है हमारा, तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है 2 + 2 यानी कि 4 है, 4 बराबर -2k। तो k का वैल्यू यहाँ से आप पता कर सकते हो, बिल्कुल पता कर सकते हो, k बराबर हो जाएगा 4/-2, k का वैल्यू आएगा 2 दूना 4 -2, तो k का वैल्यू आ गया हमारा -2। अब देख लो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी पे हम टिक करेंगे और ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। आई होप कि समझ में आ रहा होगा अच्छे से। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 84, जो कि आपको दिखाई देगा एक स्क्रीनशॉट, और मैं पढ़ के भी बताता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 84, यदि x प्लस 3 इतना का एक गुणनखंड है तो एक मान ज्ञात कीजिए। लिखा है x प्लस 3 जो है ax स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का क्या है, एक गुणनखंड है, तो a का मान बताओ। देखो जब आपको इस तरह से मिले x प्लस 3 इसका एक गुणनखंड है, तो अब x प्लस 3 को मान लो कि 0 के बराबर है, थोड़ी देर के लिए मान लो 0 के बराबर है इसका, और ये इसका गुणनखंड है, तो 0 किसी संख्या से 0 में गुना होकर इतना आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा तो 0 ही हो जाना चाहिए ना। तो अब x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर आपको मिलेगा -3। x की जगह -3 रखोगे, जब इसमें x की जगह क्या रखोगे, -3 रखोगे, तो आपका ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा। पूरा शुरू से बताता हूँ, जब आपको इस तरह से मिले x प्लस 3 किसी का गुणनखंड हो, तो x की जगह पे प्लस में 3 दिया है, तो x प्लस 3 बराबर 0 रख लो। x का वैल्यू मिलेगा आपको, जो भी वैल्यू मिले उस वैल्यू को आप इस समीकरण में रख दो और बराबर में 0 लिख दो, वो 0 के ही बराबर आएगा, आता है, ठीक है। क्यों आता है, क्योंकि सीधे सीधे समझो कि इन्हीं दो संख्याओं का गुना करने के बाद इतना आ रहा है, उसमें से एक संख्या को हमने 0 मान लिया है, और 0 से किसी में गुना करने के बाद इतना है, तो ये भी तो 0 ही होगा ना। इसलिए 0 के बराबर में जब इसको मानते हैं तो ये ऑटोमेटिक 0 माना जाता है, और 0 रखने मान लेते हैं कि 0 रखा गया है, इसी वजह से क्या होता है कि वैल्यू निकल के आता है हमारा, ठीक है। तो वैल्यू निकालने के लिए x बराबर 3 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, क्योंकि इसको हमने 0 माना था। तो अब देखो x की जगह पे -3 रखते हैं, a -3 का स्क्वायर प्लस में -3 प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे, क्योंकि हमने इसको 0 माना है तो ये भी 0 होगा, क्योंकि ये जो है इसका गुणनखंड है, ठीक है। अब देखो -3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9, 9a -3 प्लस 1 बराबर 0, 9a बराबर 9a -2 बराबर 0, a बराबर माइनस नहीं, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 2/9। तो a का जो वैल्यू आ गया हमारा वो आ गया 2/9। देख लो 2/9 ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी पे हम टिक करेंगे। तो अब यहाँ पे समझ आने वाली बात थोड़ी सी है ना, हो सकता है जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ आपको समझ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आपका एक्सपीरियंस कम है, आप क्लास 9 10th के बच्चे स्टूडेंट हो, और हो सकता है एक साल में क्लियर ना हुआ, समझने में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे सब कुछ अगर पे चल रहा है, सब कुछ किस पे चल रहा है, अगर पे। तो अगर इसका एक गुणनखंड इतना है तो a का मान कितना होगा ये पूछ रहा है, तो अगर ये इसका गुणनखंड है तो a का मान इतना ही होगा, ये हमने सॉल्व किया, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा कुछ कुछ। बाकी बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि शायद हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है ज़्यादा, इसलिए एक वीडियो में 5 ही क्वेश्चन रखता हूँ। तो हाँ, लास्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का, बाकी का क्वेश्चन अगले वीडियो में हम करेंगे डिस्कस। आपको उसके लिए इंटरेस्ट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अभी देखते हैं क्वेश्चन पे, पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान है। पी के किस मान के लिए लिखा हुआ है, पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0, इसके मूल वास्तविक एवं समान होंगे। देखो भाई, हम ना एक वैल्यू निकालते हैं d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और जब ये d का जो वैल्यू है हमारा 0 आ जाता है, d का वैल्यू क्या आ जाता है 0, तो इस केस में मूल जो होते हैं वो वास्तविक होते हैं और बराबर भी होते हैं, मतलब वास्तविक और समान होते हैं। लेकिन अगर आपका d बड़ा आ गया 0 से, तो मूल वास्तविक तो होंगे, मूल क्या होंगे, वास्तविक तो होंगे, लेकिन समान नहीं होंगे, अलग अलग मूल आएंगे, तब समान नहीं, ठीक है। और वही d अगर हमारा छोटा आ गया 0 से, तो इस केस में मूल जो होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे, यानी कि काल्पनिक हो जाएंगे, और काल्पनिक हो जाएंगे तो समान होने की तो बात ही नहीं है, समान सिर्फ 0 पे होता है और कभी समान नहीं होता, तो मूल हो जाएंगे काल्पनिक। हमें क्या बोला गया कि p के किस मान के लिए ये जो समीकरण है इसके मूल क्या हो, वास्तविक भी हो और समान भी हो, तो उसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो हमारा 0 के बराबर आना चाहिए। तो b की जगह पे हम क्या रखते हैं, तो b देखो सबसे पहले इसकी तुलना कर लेते हैं हम इससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से, जहाँ a की जगह पे हमारा p आ रहा है, a बराबर p है, b की जगह पे हमारा -2 आ रहा है, और c की जगह पे हमारा 3 आ रहा है। तो a b और c का वैल्यू हमें मालूम है,
और बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आएगा, तभी इसके मूल वास्तविक और बराबर होंगे। इस वजह से हम इसकी जगह पे 0 पहले ही रख देते हैं। जब इसकी जगह पे हम 0 रख देंगे, चलो रखें पहले, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हमने रख दिया, तभी तो p का मान हमें मिलेगा ना। तो b की जगह पे हम पहले रखते हैं -2 का स्क्वायर जो कि 4 हो जाएगा, -4, a की जगह पे हमने p रख दिया और c की जगह पे हमने 3 रख दिया बराबर 0। तो 4 ये उधर जाके गुना हो जाएगा बराबर 4 12p, 4 बराबर 12p, p बराबर हमें मिला 4/12 जो कि कट के हो जाएगा 1/3। तो p का जो वैल्यू आया वो आ गया हमारा 1/3 और यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देख लो 1/3 है ऑप्शन में, बिल्कुल है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी पे हम करेंगे टिक। और यहाँ से अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है समझ में, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके भी जरूर बताना ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, मेरे एक्सेट्रा जो भी आपका ओपिनियन हो। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। कोई भी डाउट हो तो आप उनसे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम @साकेत_सक्षम, its_साकेत_सक्षम। और दूसरा व्हाट्सएप पे अगर आपको पूछने में मतलब अगर पूछना हो तभी बता दे रहा हूँ, ऐसे पूछना हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। नंबर है मेरा 82 94 84 1997। अब ये मत बोलना कि इंग्लिश में बोल के बताओ, ठीक है। लिखा भी नहीं है क्योंकि एडिट करने में टाइम जाता है, तो देख लेना, करना हो तो करना, नहीं है जरूरत तो कोई बात नहीं है। अच्छे से पढ़ाई करते रहना। तब तक मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।